नमस्कार, मैं अजय कुमार। अडानी ग्रुप का क्या होगा? शेयरों की कीमत में कितनी गिरावट दर्ज की जाएगी? इस तरह की किसी भी जिज्ञासा का जवाब वही है जैसा कि विद्वानों ने कहा है कि किसी भी मसले पर भविष्य बताना नामुमकिन है, मगर फिर भी अतीत और वर्तमान को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं की रूपरेखा खींची जा सकती है। तो चलिए इसी सूत्र को पकड़कर अडानी ग्रुप के भविष्य की संभावनाओं का जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले वर्तमान की बात। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से लेकर अब तक तकरीबन एक महीना बीत चुका है। जिस तरह से पिछले एक महीने में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, उससे तो यही बात साबित होती है कि अडानी ग्रुप की बुनियाद वित्तीय धांधली पर टिकी थी। वित्तीय धांधली सबके सामने पेश कर दी गई और अडानी ग्रुप भरभराकर ढहने लगा। 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के पूरे कारोबार की कीमत तकरीबन 19 लाख करोड़ रुपए थी और गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे। तब से लेकर अब तक इसमें तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए की कमी दर्ज की जा चुकी है और गौतम अडानी दुनिया के 35 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड के प्रति शेयर की कीमत में इसके सबसे ऊंची कीमत से 80% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इसी तरह से अडानी ग्रीन में 76%, अडानी ट्रांसमिशन में 73%, अडानी पावर में 53% की कमी दर्ज की जा चुकी है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की विदेशों में फर्जी कंपनियों के जंजाल से लेकर श्रीलंका, इजराइल, बांग्लादेश जैसे देशों में मोदी सरकार की नाजायज मदद से प्रोजेक्ट हासिल करने जैसे अडानी ग्रुप के खिलाफ हर दिन किसी न किसी तरह के खुलासे हो रहे हैं। गिरने की गति में जितनी जोर से धक्का हर दिन अडानी ग्रुप को लग रहा है, उतने ही गंभीर सवाल भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी उठ रहे हैं। ईडी से लेकर सेबी तक, आरबीआई से लेकर डीआरआई तक सब के सब सवालों के कटघरे में है। कांग्रेस ने तो हम अडानी के हैं कौन नाम की श्रृंखला से मोदी सरकार से सवाल पूछने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब की बार पूछा है कि एलआईसी में जितने रुपए में अडानी ग्रुप ने शेयर खरीदे थे, उन शेयरों की कीमत उससे कम हो गई है। दिसंबर 2022 के बाद एलआईसी की अडानी ग्रुप में लगे शेयरों की कीमत में 52,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। किसने भारत के वित्तीय प्रणाली के इस मजबूत स्तंभ को नरेंद्र मोदी के प्रिय कारोबारी के कारोबार में निवेश करने के लिए मजबूर किया? भारत के नागरिकों के साथ खेले गए जुए के लिए नरेंद्र मोदी को कब जवाबदेह ठहराया जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कैसे अडानी समूह की 5 कंपनियों को 14 सूचकांकों में शामिल कर लिया, जबकि अडानी ग्रुप के शेयर की कीमत लगातार गिर रही है? क्या यह फैसला तर्कसंगत है? रशीमा रॉब और असीफुर रहमान ने बांग्लादेश के द डेली स्टार में यह खुलासा किया है कि बांग्लादेश और अडानी ग्रुप के बीच बिजली खरीद का करार इस तरह से हुआ है कि अगर फायदा हुआ तो फायदा अडानी ग्रुप को मिलेगा और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान बांग्लादेश को झेलना पड़ेगा। और अब नुकसान बांग्लादेश को झेलने की बारी आ गई है। इस तरह से खुलासे, खामियों, तकलीफ के भंवरजाल में अडानी ग्रुप का वर्तमान चल रहा है। अब अडानी ग्रुप के अतीत की बात कर लेते हैं। अडानी ग्रुप साल 1994 में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई थी। अडानी ग्रुप ने आयात निर्यात के धंधे से अपने कारोबार की शुरुआत की। शुरुआती वक्त में गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह अडानी ग्रुप के राजस्व का सबसे बड़ा जरिया था, मगर धीरे धीरे अडानी ग्रुप का कारोबार गुजरात से होता हुआ पूरे देश में फैल गया। साल 1994 से लेकर जनवरी 2023 तक की यात्रा में अडानी ग्रुप कैसे गुजरात से लेकर पूरे देश में फैल गया और गौतम अडानी कैसे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए, यही सबसे बड़ा झोल है। यहीं पर सबसे बड़ी खामियां छिपी है। स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा कारोबार बिना राज्य और राजनीति के नाजायज समर्थन से खड़ा नहीं किया जा सकता है। दुनिया के हर कोने में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि चुनावी राजनीति पैसे की दिक्कत से कमजोर न पड़ जाए, इसलिए वह कारोबारियों के साथ गठजोड़ बनाकर चलती है। गौतम अडानी भी इसी गठजोड़ का नतीजा है। एम राजशेखर द वायर पर छपे अपने लेख में बताते हैं कि साल 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। वह नहीं चाहते थे कि पैसे की आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत हो। भाजपा के फाइनेंस संभालने वाले प्रमोद महाजन पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़े, इसलिए नरेंद्र मोदी ने अडानी ग्रुप को जमकर बढ़ावा देना शुरू किया। नरेंद्र मोदी के दौर में अडानी ग्रुप का सिक्का गुजरात में चमकने लगा। सरकार का नाजायज सहयोग मिला। मुंद्रा पोर्ट पर गौतम अडानी ने वर्ल्ड क्लास पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना डाला। कई सारी कैग रिपोर्ट बताती हैं कि पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर मुंद्रा पोर्ट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया गया। यहां तक कहा जाता है कि सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए
जिससे गुजरात में सरकार के खुद के बंदरगाह कांडला को नुकसान पहुंचे और इसका फायदा गौतम अडानी के मुंद्रा पोर्ट को मिले। साल 2013 तक अडानी ग्रुप का ज्यादातर काम गुजरात तक ही सीमित था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और अडानी ग्रुप ने भी गुजरात से लेकर पूरे देश में पैर फैलाने शुरू कर दिए। साल 2013 से लेकर 2018 के बीच गौतम अडानी के कारोबार का दायरा पवन ऊर्जा, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एरोस्पेस, डिफेंस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मल पावर, कोल माइनिंग, एग्रो कमोडिटीज, पोर्ट, एयरपोर्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे कई क्षेत्रों में फैल गया। साल 2013 तक अडानी ग्रुप देश भर में 44 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। केवल 4 साल के भीतर इसकी संख्या बढ़कर यानी 2018 तक अडानी ग्रुप के पास देश भर में 92 प्रोजेक्ट हो चुके थे। देश भर के तकरीबन 260 शहरों में अडानी ग्रुप की मौजूदगी फैल चुकी थी। कोयले के क्षेत्र में मजबूत खिलाड़ी बन चुका था। भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में इसकी मजबूत पैठ बन चुकी थी। अडानी ग्रुप के जबरदस्त विस्तार के साथ यह बात भी समझने वाली है कि इसी दौरान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जबरदस्त झटका भी लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 200 कोयला ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया था। कई सारे प्राइवेट कारोबारी कर्ज के जंजाल में फंस चुके थे। दिवालिया होने की आशंका के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट को बेच रहे थे। भारत सरकार गैस डिस्ट्रीब्यूशन और हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की मौजूदा और प्रस्तावित प्रोजेक्ट की नीलामी कर रही थी, मगर अडानी ग्रुप अपने समकक्ष कारोबारियों के लिए दिक्कत करने वाले माहौल से बाहर था। सरकार और अपने ही समकक्ष कारोबारियों से प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट हथिया रहा था। जहां तक इन प्रोजेक्ट के फाइनेंस की बात है तो जानकारों का कहना है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिले उसके लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत होती है, मगर अब भी यह पहेली है कि अडानी ग्रुप इसके लिए इतने बड़े पैमाने पर पैसे का इंतजाम कहां से कर रहा था। अडानी ग्रुप की बढ़ोतरी इस दौरान कैसे हो रही थी, यह अब भी एक तरह की पहेली है। जैसे कि अडानी ग्रुप का नेट प्रॉफिट 3418 करोड़ रुपए था, मगर अडानी ग्रुप ने साल 2018 में भविष्य में 1,67,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया। सोचिए, कमाई लोटा बराबर है और खर्चा बाल्टी भर करने का ऐलान कर दिया गया। यह कैसे मुमकिन हुआ होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अडानी ग्रुप का ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हुआ, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा खर्च करना होता है और बहुत लंबे समय के बाद जाकर कमाई हो पाती है। मगर अडानी ग्रुप को एक के बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रोजेक्ट मिल रहे थे। कॉरपोरेट मामलों के जाने माने जानकार और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के फाइनेंस के प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन ने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि 10 साल पहले तक अडानी ग्रुप दुनिया के टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आता था, मगर महज पिछले 5 से 6 साल के भीतर अडानी ग्रुप दुनिया के टॉप 10 लिस्ट में शुमार होते हुए टॉप 3 तक पहुंच चुका था। फेसबुक और टेस्ला जैसी कंपनियों ने 10 साल के भीतर हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी जिसमें पैसा लगने के बाद बहुत लंबे समय बाद कमाई होती है, दशकों इंतजार करना पड़ता है, उसने यह सब कैसे कर दिखाया? यह चंभे वाली बात है। अश्वत्थ दामोदरन अडानी ग्रुप की सबसे मजबूत कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का विश्लेषण कर बताते हैं कि साल 2016 से लेकर 2021 के बीच इस कंपनी का पी रेशियो 15 गुना था। यानी इस दौरान कंपनी की कमाई के मुकाबले कंपनी की कीमत 15 गुना ज्यादा आंकी गई, जबकि 2021-22 में स्थिति इतनी बदल गई कि पीए रेशियो 214 गुना हो गई। यानी कंपनी की कमाई की तुलना में कंपनी की कीमत 214 गुना बढ़ गई। मोटे तौर पर समझिए कि इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी और कंपनी की पूरी कीमत आसमान छू रही थी। साल 2016 से लेकर 2021 के बीच अडानी एंटरप्राइजेज का सारा इन्वेस्टमेंट कर्ज के जरिए हुआ। मतलब शेयरों के जरिए हिस्सेदारी बेचकर निवेश हासिल नहीं किया गया, बल्कि कर्ज के जरिए निवेश हासिल किया गया। यहां तक कि मौजूदा शेयर धारकों को डिविडेंड यानी लाभांश देने के लिए भी कर्ज का ही इस्तेमाल किया गया। अश्वत्थ दामोदरन बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी बड़ी मात्रा में कर्ज उठाती है, इसलिए कहा जा सकता है कि अडानी ग्रुप ने भी वैसा ही किया। मगर अडानी ग्रुप के साथ दिक्कत यह है कि उसने जितना कर्ज उठाया वह उसकी क्षमता से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर कर्ज का भुगतान नहीं हुआ तो कंपनी बहुत बुरी हालत में पहुंच जाती है। अडानी ग्रुप की मालिकाना संरचना देखी जाए तो तकरीबन 73% शेयर अडानी ग्रुप के प्रमोटरों ने खुद के पास ही रखी है, मतलब परिवार के पास है। बाकी तकरीबन 27% शेयर प्रमोटरों के अलावा दूसरों के लिए रखे गए हैं।
हिंडनबर्ग रिसर्च ने यहीं पर आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटरों के पास 75% के आसपास शेयर हैं। इस लिहाज से वह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियम का पालन करते हैं कि किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा शेयर अपने पास नहीं रखेंगे। मगर दिक्कत यह है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटरों के अलावा 27% शेयर जो दूसरे निवेशकों के लिए रखे गए हैं, वहां भी अडानी ग्रुप के प्रमोटरों ने ही इन्वेस्टमेंट किया है, बस तरीका बदल दिया है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को केंद्र में रखकर बताया गया है कि इन्होंने दूसरे मुल्क में फर्जी कंपनियों का जाल बनाया, इन फर्जी कंपनियों के जरिए फिर से अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करवाया। इस तरह से स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया। मतलब प्रमोटरों के अलावा 27% से शेयर में भी अडानी ग्रुप ने ही इन्वेस्टमेंट किया। इस तरह से आम निवेशकों के लिए कम शेयर बचे, कम सप्लाई और ज्यादा डिमांड का खेल खेलकर शेयर की कीमत बढ़ाई गई। इस बचे हुए शेयर में भी शायद राजनीतिक दबाव के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जैसी बड़ी बड़ी संस्थानों ने बड़े बड़े मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया। इस तरह के साख वाले संस्थान के इन्वेस्टमेंट का मतलब यह भी है कि शेयर की कीमतें और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। बढ़े हुए शेयर की कीमत दिखाकर बैंकों से कर्ज लिया गया। यह आरोप हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर लगाया है। हिंडनबर्ग ने यह भी आरोप लगाया है कि कर्ज अकाउंट में नहीं दिखाया गया। इस तरह से निवेशकों को भ्रमित किया गया। शायद यही सब वह धांधली वाले रास्ते हैं जिसे अपना करके अडानी ग्रुप ने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन, मोटे शब्दों में कहें तो अपनी कंपनी की कीमत बढ़ाई थी। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि कंपनी की कीमत जितनी होनी चाहिए उससे तकरीबन 85% ज्यादा है। यानी हिंडनबर्ग के मुताबिक अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत 23 जनवरी को जितनी थी उससे 85% कम होगी। तब जाकर यह कहा जाएगा कि अडानी ग्रुप में जो वित्तीय धांधली की है, अडानी ग्रुप ने जो वित्तीय धांधली की है, वह धांधली कंपनी की कीमत के मामले में कम हुई है। अश्वत्थ दामोदरन ने 4 फरवरी को अपने ब्लॉग पर लिखा था कि अडानी ग्रुप ने भारत में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर अपनी कंपनी की कीमत बढ़ाई है। अडानी एंटरप्राइजेज के प्रति शेयर की कीमत 3858 रुपए है। जब यह घटकर 945 रुपए प्रति शेयर हो जाएगी तब यह कहा जाएगा कि यह कंपनी ठीक कीमत वाली कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन पब्लिक लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की ज्यादातर हिस्सेदारी प्रमोटरों के पास होती है, यानी कंपनी के मालिकों के पास होती है, और कम हिस्सेदारी फ्लोटिंग शेयर के तौर पर यानी दूसरे लोगों के लिए होती है, उनकी जब कीमत बढ़ती है तब वह बढ़ती चली जाती है और जब कीमत गिरती है तो वह गिरती चली जाती है। अडानी ग्रुप के साथ यही हो रहा है। आने वाले कुछ महीने अडानी ग्रुप के लिए बहुत खराब साबित होने वाले हैं। वह नए प्रोजेक्ट नहीं ले रही है, उसका ग्रोथ कम दिख रहा है। अडानी ग्रुप की खामियों को लेकर रोज नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। लोगों के बीच नेगेटिव सेंटीमेंट है। इस लिहाज से स्थिति बदतर होती जा रही है। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बसंत माहेश्वरी का लाइव मिंट में बयान छपा है। अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत पर उनका मानना है कि जब बुल मार्केट के लीडर का शेयर टूटता है, यानी वैसी कंपनियों का शेयर टूटता है जिन कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, तो वह 10 और 20% तक नहीं टूटता बल्कि टूटता चला जाता है। आप चाहें तो इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि ऐसी कंपनियों की कीमत 80 से 90% तक टूट जाती है। आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी मनी 9 के अपने कार्यक्रम में बताते हैं कि अडानी ग्रुप की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि आरबीआई ने पहली बार बैंकों से यह कहा है कि वह हर हफ्ते अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज की स्थिति पर आरबीआई को रिपोर्ट सौंपे। कंपनियां कई तरह से अपने साख बनाने की कोशिश करती हैं। स्टॉक की कीमतों की हालत भी कंपनियों की साख बताती है। अडानी ग्रुप के स्टॉक की कीमतें लगातार गिर रही हैं। बाजार का कॉन्फिडेंस अडानी ग्रुप पर पूरी तरह से डगमगाया हुआ है। अडानी ग्रुप ने बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज लिया है। आने वाले दिनों में उसे कर्ज भी चुकाना है। खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में कोयले की संपत्ति को गिरवी रखकर अडानी ग्रुप कर्ज लौटाने के लिए कर्ज उठाएगी। परेशानी की इस भंवरजाल में हाल फिलहाल अडानी ग्रुप की राह बहुत मुश्किल दिख रही है। निक्कई एशिया की फ्रेश रिपोर्ट बताती है कि अडानी ग्रुप का कुल कर्जा तो तकरीबन 3.3 लाख करोड़ रुपए है। यह जीडीपी का तकरीबन 1% है। अडानी ग्रुप की संपत्ति कम होते होते 4 लाख करोड़ के आसपास आ गई है। अब खुद सोचकर देखिए कि कर्ज का यह भंवरजाल कैसे चुकाया जाएगा और यह कितनी बड़ी परेशानी बनकर अडानी ग्रुप के लिए उभरेगी। मनी लाइफ के एडिटर देबाशीष बसु ने बिजनेस स्टैंडर्ड पर लिखा है
कि 74.8% स्टॉक अडानी कैंप यानी अडानी परिवार के पास हैं, 17.25% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास हैं, जहां आरोप है कि यह भी फर्जी कंपनियां बनवाकर अडानी कैंप ने नहीं इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा 6.9% निवेश डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि LIC और SBI ने किया है, यानी 1.85% निवेश आम जनता ने किया है। इस ग्रुप में बिकवाली होने पर अडानी ग्रुप की पूरी संपत्ति भरभरा कर गिर रही है, मगर फिर भी अब भी अडानी ग्रुप के शेयर नहीं खरीदे जा रहे हैं। मतलब अब भी लोगों को लग रहा है कि अडानी ग्रुप के शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा है और यह जब तक कम नहीं होगी तब तक मामला रुकेगा नहीं। फॉर्च्यून इंडिया के पत्रकार राजीव रंजन एक बड़ी मार्के की बात कही थी कि हिंडनबर्ग रिसर्च के पूछे गए 88 सवालों का अगर अडानी ग्रुप पॉइंट टू पॉइंट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे देती तो आम निवेशकों का भरोसा अडानी ग्रुप पर बना रहता। मगर अडानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राष्ट्रवाद की शक्ल देकर बरगलाने की कोशिश की, जिसका असर यह हुआ है कि भरोसा टूटता चला गया है और अडानी ग्रुप लगातार टूटते चली जा रही है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।